Continue with chapter cash flow statement. In this video, we will discuss how to calculate cash flow from operating activities. So in the question, you have given the values of 2 years, 31st March 2019 and 31st March 2020, and you have to solve cash flow from operating activity. हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चलेंगे, सभी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले होता है कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। वर्किंग नोट डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। सबसे पहले हमें सरप्लस का डिफरेंस चाहिए, तो सरप्लस जो है आपको वो क्वेश्चन में गिवन है। देन हमें चाहिए होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, वो नहीं गिवन। फिर आपको चाहिए होता है प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, कुछ भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको नहीं गिवन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन में नहीं गिवन। रिफंड ऑफ टैक्स नहीं गिवन। मतलब उस वर्किंग नोट के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोला गया, तो डायरेक्टली आप सरप्लस का डिफरेंस देख लेंगे, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो क्लोजिंग ईयर 3 लाख माइनस 2 लाख, इट कम्स टू बी 1 लाख। इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। सबसे पहले उसमें आता है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन आपको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। क्यूमुलेटेड का मतलब है जो कंपनी पैसे इकट्ठा करती रहती है। पिछले साल कंपनी के पास था 3 लाख, इस साल हो गया 3,20,000, मतलब कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 इसमें और डाला होगा, क्योंकि जो हमें यहाँ डेप्रिसिएशन चाहिए होती है वो सिर्फ हमें कौन सी चाहिए होती है, करंट ईयर की। सो 3 लाख में से 3,20,000 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20,000। इसके बाद हमारे पास पॉइंट होता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड। अगर कोई इनटेंजिबल वैल्यू कम हुई है तो गुडविल आपको यहाँ मेंशन है। पहले गुडविल थी 2 लाख की, बाद में होगी 1,60,000 की। सो गुडविल 40,000 से कम होगी, अमोर्टाइज्ड होगी, तो हम यहाँ उसको मेंशन कर देंगे 40,000। इसके बाद किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट, अंडरराइटर कमीशन, वो पॉइंट हमें यहाँ मेंशनड ही नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो भी नहीं है। इंक्रीजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो भी पॉइंट यहाँ नहीं है। लेस वाले में हमारे पास डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम होती थी, वो भी हमें यहाँ मेंशन नहीं है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, वो भी नहीं होता। डिक्रीजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं होता। मतलब लेस वाली हमारे पास कोई आइटम नहीं है, और ऐड वाले में हमारे पास सिर्फ 2 आइटम्स थी। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इट कम्स टू बी 1,60,000। देन इट इज एड एंड लेस। ये आपने साइमल्टेनियसली एक ही बार दोनों को लिख लेना है, बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़कर। डिक्रीजिंग करंट एसेट, इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे बिल रिसीवेबल, ये आपके लिए क्या होती है, एक तरह की करंट एसेट। सो करंट एसेट पहले 1,40,000 थी, फिर 1,80,000 होगी, इंक्रीज होगी है। जब करंट एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम लेस में दिखाते हैं। बिल रिसीवेबल कितने से इंक्रीज हुआ, 40,000 से। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी होती है। पहले ये थी 16,000 की, बाद में होगी ये 40,000 की। सो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो भी इंक्रीज हो गया है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज हो गया है तो इंक्रीज को हम ऐड में लिखते हैं। कितने से इंक्रीज हुआ, 24,000 से, तो हमने इसको प्लस कर दिया। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हमारे लिए करंट एसेट होती है। 14,000 से 12,000 होगी, कम होगी है। जब करंट एसेट कम होती है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। कितने से कम हुई, 2,000 से। गुडविल वाला पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देन इट इज स्टॉक। स्टॉक था पहले 1,40,000 का, बाद में हो गया 1,80,000 का, मतलब 40,000 से और बढ़ गया है। जब करंट एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम यहाँ दिखा देते हैं 40,000। सो ऐड वाले को किया तो 1,86,000 आ गया, लेस किया 80,000 तो हमारे पास आ गया 1,06,000। पॉजिटिव आ रहा है 1,06,000। अगर पॉजिटिव आता तो उसको हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन केस अगर ये नेगेटिव आता तो हम लिख देते कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो दिस इज अबाउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।